चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप एक एनआरआई है और कई सारे एनआरआईज के मन में भी ये कंफ्यूजन होता है कि हमें करना क्या है, लाइक हमें एनआरई अकाउंट ओपन करवाना है या एनआरओ अकाउंट ओपन करवाना है। फिर कई बार क्या हमें सेविंग अकाउंट हमारा होना चाहिए, क्या हमें अलाउड है सेविंग अकाउंट रखना। फिर कई बार कई सारे एनआरआईज को बहुत सारे फॉरेन टर्म्स सुनने मिलते हैं जैसे कि एफसीएनआर या फिर पीआईएस। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो एक एनआरआई के लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज़ एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट, फिर हम कवर करेंगे व्हाट इज़ एफसीएनआर, उसके बाद हम कवर करेंगे व्हाट इज़ पीआईएस, उसके बाद हम कवर करेंगे व्हाट आर द टैक्सेशन ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स एक्सेट्रा। उसके बाद हम कोशिश करके कवर करेंगे कि एनआरआईज इंडिया में कहाँ पे निवेश नहीं कर सकते हैं, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट हम एक छोटा सा टच बेस करेंगे कि एज एन एनआरआई जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो इंडिया में तब क्या होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और आगे कुछ भी समझे और सीखे उससे पहले मैं हूँ भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं एज एन एनआरआई क्या आप अपना नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट रख सकते हैं, क्या ये अलाउड है। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है नहीं। जब हम हमारे बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट्स को कंसल्ट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही देखने मिलती है कि वो एनआरआई है, पिछले 4 साल 5 साल से वो कहीं आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे हैं, लेकिन आज भी वो सेविंग बैंक अकाउंट उन्होंने अपना खोल के रखा हुआ है। वो गलत है दोस्तों। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार ये अलाउड नहीं है। अगर आप एक एनआरआई है तो आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक अकाउंट होना चाहिए जो है इधर एनआरई और एनआरओ या फिर एनआरई एंड एनआरओ, आप दोनों भी रख सकते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप पैसे एनआरई से निवेश करते हो या जब आप एनआरई में अपने पैसे ट्रांसफर करते हो, जो आप करेंसी आउट ऑफ इंडिया जो आप अर्न करते हो आपकी इनकम, तो एनआरई से आप उन पैसे को इजीली रिपैट्रिएट यानी कि आप दोबारा अपनी ओरिजिनल करेंसी में आप उसको इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो। और एनआरओ में ये होता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोसीजर। तो एनआरई और एनआरओ का सबसे मेन डिफरेंस यही है। एनआरई अकाउंट में आप इंडिया से पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि एनआरओ अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हो इंडिया से और विड्रॉ भी कर सकते हो। अब एनआरओ अकाउंट आपको क्यों चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में जो आपने रेंट पे दी हुई है, अब उसका जो रेंट आ रहा है, या मान लीजिए आपकी कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स है जिससे आपको कुछ डिविडेंड्स आ रहे हैं, इस इनकम को जो कि इनकम आप इंडिया में कलेक्ट कर रहे हो, इसे कलेक्ट करने के लिए आपके पास एनआरओ अकाउंट होना चाहिए विच इज़ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, और एनआरई अकाउंट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। तो ये है बेसिक डिफरेंस। तो आपके पास एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट दोनों होना चाहिए आपकी ज़रूरत के अनुसार। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एफसीएनआर की, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होता, लेकिन इसकी एक बेनिफिट ये है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डिपॉजिट अकाउंट। आपने जो करेंसी आउटसाइड ऑफ इंडिया जो आपने अर्न की है वो आपको इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट नहीं करना है। मान लीजिए आपको उसको होल्ड करना है इन 7 मेजर करेंसीज में, जैसे कि यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, कैनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, एसजीडी विच इज सिंगापुरियन डॉलर्स एंड एचकेडी विच इज हांगकांग डॉलर्स। तो अगर आपको इन करेंसीज में अपने पैसे को होल्ड करना है तो इसीलिए आप अपने बैंक से जो है एफसीएनआर डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। आप इसके बारे में और भी रीड कर सकते हैं, इसके भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये है एफसीएनआर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट इज पीआईएस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। अगर आप एक एनआरआई है और अगर आपको कुछ शेयर्स खरीदने हैं सेकेंडरी मार्केट से, कुछ अच्छी कंपनीज के आप चाहते हो कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप नॉर्मल एनआरई या एनआरओ अकाउंट से आप उन्हें नहीं खरीद सकते हो। आपको आपका पीआईएस अकाउंट होना ज़रूरी है। सो पीआईएस इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट विच योर बैंक कैन गेट फॉर यू। तो पीआईएस अकाउंट के साथ जब आपका एनआरई या एनआरओ अकाउंट जुड़ा हुआ होता है तो उस अकाउंट से ही आप जो है शेयर्स इंडियन मार्केट में खरीद सकते हो। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि पीआईएस अकाउंट क्यों होता है, बैंक्स को जो है ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने पड़ते हैं फेमा एक्ट के अनुसार, लेट्स नॉट गो देयर। बट आपको इतना समझना ज़रूरी है कि
PIS अकाउंट, अगर आपको स्टॉक्स खरीदने हैं इंडियन सेकेंडरी मार्केट से तो आपके पास PIS अकाउंट होना जरूरी है, विच कैन बी लिंक्ड विद योर NRE और NRO. दैट्स द सिंपल वे टू लुक एट इट. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अबाउट द टैक्सेशन. सबसे पहले तो हम समझते हैं टैक्सेशन ऑन फिक्स डिपॉजिट. अब अक्सर NRIs के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हम NRI है तो हम किसी भी इन्वेस्टमेंट पर हम कोई भी टैक्स नहीं भरेंगे, हमें कोई भी टैक्स लागू नहीं पड़ता. वेल दैट इज अ रॉन्ग नोशन. ये गलत चीज़ है, ये आपकी सिर्फ सोच है. अक्सर होता क्या है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो अपने NRE अकाउंट से विच इज़ नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, तो उस केस में आपकी फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता. दैट्स इट. लेकिन मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे निवेश किए या आपने शेयर्स खरीदे, तो उनके कैपिटल जब आप उन्हें बेचते हो और उन पर होने वाले मुनाफे पर जो आपको कैपिटल गेन मिलता है, उस गेन पर डेफिनेटली आपको टैक्स भरना ही होता है. और ये उतना ही टैक्स होता है जितना कि एक रेजिडेंट इंडियन भरता है. जैसे कि अगर आपने 12 महीनों से ज़्यादा अगर आपने कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल हो जाता है, उस पर होने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में माना जाता है, तो आपको 10% का टैक्स भरना पड़ता है. और इक्विटी पे अगर आपने 12 महीनों से पहले अगर गेन कुछ कमाया है तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है. और यही अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो 3 साल से ज़्यादा होल्ड करने पर वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है और आपको 20% इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है. तो NRI के लिए एक समझने वाली बात यह है कि जब आप रिडीम करते हो इन इंस्ट्रूमेंट्स को तो हाईएस्ट टैक्स एप्लीकेबल के अनुसार, जैसे कि अगर आपने इक्विटी को 12 महीनों के बाद अगर आपने बेचा तो उस पर होने वाले मुनाफे पर जो आपको कैपिटल गेन भरना पड़ता है, 1 लाख का जो पहला मुनाफा है वो माफ़ होता है. लेकिन उसके बाद आपको जो टैक्स लागू होगा वो आपका TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आपका TDS कट के ही आपको जो है पैसा मिलता है. सो द टैक्सेशन इज सेम फॉर अ NRI इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स. हाँ, सिर्फ FD में अगर आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने NRE से अकाउंट से अगर आपने अपनी FD बनाई है तो उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता, आप जो इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनमें NRI निवेश नहीं कर सकते. तो दोस्तों सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में एज अ NRI आप निवेश नहीं कर सकते. अब ये कौन सी स्कीम्स हो गई, जैसे कि PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना हो गया, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनमें आप एज अ NRI निवेश नहीं कर सकते. अब कई सारे NRIs के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि हमने अपना PPF अकाउंट खुलवाया था जब हम NRI नहीं थे, अब हम आउटसाइड ऑफ इंडिया चले गए हैं, वी आर अर्निंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो क्या अब हमें हमारा PPF अकाउंट बंद कर देना चाहिए? तो दोस्तों इसका सिंपल रूल ये है कि अगर आपने पहले ही PPF अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप वो अकाउंट आपका एक्टिव रहेगा. अकाउंट की मैच्योरिटी होने तक आप उस अकाउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं. लेकिन अगर आप NRI बन गए हैं तो अब आप नया PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं. तो उसका सिंपल आंसर यही है. तो दोस्तों एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हमें NRIs पूछते हैं, कैन दे बाय अ एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया. हमें लैंड बाय करना है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, तो क्या हम इंडिया में से बाय कर सकते हैं? वेल दोस्तों नहीं, इसका आंसर है प्लेन नो. एज अ NRI यू कैन नॉट बाय अ एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया. और FEMA लॉ के अनुसार अगर क्वेश्चनिंग होती है तो लैंड की प्राइस का 2 से 3 गुना पेनल्टी भी लग सकती है और ये लैंड आपको तुरंत जो है किसी रेजिडेंट इंडियन को बेचना भी पड़ता है. तो एग्रीकल्चरल लैंड एज ए NRI आप खरीद नहीं सकते हैं. तो दोस्तों अब हम सिर्फ इस टॉपिक को टच बेस करेंगे कि एज ए NRI मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है इंडिया में और इस प्रॉपर्टी को आपको बेचना है, तो क्या रूल्स लागू होंगे? एज अ NRI जो बायर है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को 2 साल से पहले बेच रहे हैं तो उस बायर को जो आपसे खरीद रहा है वो 30% जो है TDS काटेगा और आपके बिहाफ पे वो पैसा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा और आपको TDS सर्टिफिकेट वो दिखा देगा. अगर ये प्रॉपर्टी आपने 2 साल से ज़्यादा होल्ड की है, 2 साल से कम 30%, 2 साल से ज़्यादा अगर आपने होल्ड की और अब अगर आप उसको बेचते हो तो 20% TDS जो है बायर आपका काटेगा और आपके बिहाफ पे उस अमाउंट को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट किया जाएगा. ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमें आता है, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को कवर कर दिया जाए. तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ कि NRE, NRO, FCNR, PIS गवर्नमेंट स्कीम में निवेश नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को लेकर जो है आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया है. अब अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स
जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको रिटायरमेंट लेनी है इंडिया में, तो अब से आपको क्या करना होगा, आपको कितने पैसे चाहिए होंगे इन्फ्लेशन एडजस्टेड फॉर अ स्मूथ रिटायरमेंट, अगर आप ये समझना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फ्यूचर में, अगर आप एक एनआरआई है जो गल्फ में काम करते हैं, अक्सर गल्फ के एनआरआई चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिया में एजुकेशन करें, हायर एजुकेशन, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ द किड्स, फॉर द वेकेशन एवरी ईयर, फॉर बाइंग अ कार, फॉर बाइंग अ होम इन इंडिया, इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अभी से क्या करना होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और दोस्तों, अब तक अगर आप नए हैं, आप अगर पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस आपका कीमती समय देने के लिए।